हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए। तो साथ में ये भी बोला था कि जो उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन सेंड करेगा मुझे, उसका नाम मैं सबसे पहले अनाउंस करूँगा। और उस क्वेश्चन को आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने किया भी था, सोल्व करके मुझे सेंड भी किया था और सही भी किया था। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड किया और उसका नाम है शिवराज। अगर आप भी चाहते हो बच्चों ऐसे ही आपका नाम अनाउंस किया जाए तो आप भी सॉल्यूशन सबसे पहले मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं भी आपका नाम अनाउंस करूँगा। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं एक नहीं 3 स्टूडेंट के नाम इसके अंदर अनाउंस करूँगा जो सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन सेंड करेंगे। वो भी सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ठीक है, तो आप भी ट्राई करना, हो सकता है आपका भी नाम आ जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज हम एक नया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि नंबर लाइन क्या होती है। ये नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर हम जितने भी नंबर हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे मिडिल में जो नंबर होता है वो कौन सा होता है बच्चों? 0। ये 0। अगर हम 0 की अगर इधर राइट साइड की ओर अगर अपन यहाँ पे चलते हैं तो उस केस में नंबर कैसे आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे आपके आगे। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करो तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू चलती है इस साइड, ये नेगेटिव। तो अभी जितने भी हमने नंबर शो कर रखे कौन से हैं? ये सभी इंटीजर हैं। इधर वाले ये वाले कौन से नेचुरल है। अब ये कौन से हो गए? 0 ऐड और करते हो तो होल नंबर हो जाते हैं। और अगर नेगेटिव वैल्यू और ऐड कर देते हो तो कौन से हो जाते हैं? ये इंटीजर हो जाते हैं। तो जो लास्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर बच्चों हमने ये डिस्कस किया था कि जो √2 है, अगर √2 को अगर हमको इस नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर 2 होता तो सिंपली हम कर लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं, लेकिन √2 है तो √2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो पॉइंटों में आएगी। तो ऐसे में इसको हम यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमने सीखा था। अगर अभी तक अगर वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा सेकेंड पार्ट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो और मैं चाहूँगा कि आप पहले उसको देखो। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे कि √3, अगर हमें √3 को इसके ऊपर अगर लोकेट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। ये एग्जांपल भी है, ऐसा एक एग्जांपल है जिसमें आपको बता रखा है कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, कि आपको क्या करना है? इस नंबर लाइन पे √3 को लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो जब हमको √2 को हमको लोकेट करना था तो उसके लिए हमने क्या किया था कि यहाँ 0 से 1 तक हमने क्या एक स्क्वायर बनाया था ऐसा। यहाँ पे एक स्क्वायर कराया था जिसकी यूनिट साइड हमने क्या ली थी? 1 ली थी ना, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट ली थी। ये 1 1 1 1। फिर हमने क्या किया? इस 1 ये दोनों 1 थी और इससे क्या किया हमने? ये हाइपोटेनस निकाली थी, ये हाइपोटेनस ये। और जैसे हाइपोटेनस निकाली थी इसकी वैल्यू कितनी आई थी? √2 आई थी। क्या आई थी? √2। तो ये हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके थे। फिर हम यहाँ से आर्क लेकर कंपास यहाँ पे बना दिया था। बट इस टाइम हमको √2 नहीं लेना है, हमको क्या करना है? √3। क्या करना है बच्चों? √3। तो अब √3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ तक तो इसका सॉल्यूशन सिमिलर रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है आपको? ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि ये A है, ये B है और ये C, इस C पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1 यूनिट जैसे यहाँ पे था ना, इसी लेंथ की यहाँ पे और 1 मीटर और आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री मैंने कर दिया। चाहे तो आप अपना जो डिग्री होल्डर यानी कि जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 90 डिग्री एंगल से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वो भी कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यानी जितनी ये है ना उतनी ये होनी चाहिए। तो ये कितनी होगी? 1 मीटर। चलो 1 यूनिट होगी। अब आपको क्या करना है? A और D, इसको D पॉइंट लेते हैं। A और D को फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं A और D को? ये रहा। तो A और D कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर। कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर ये क्या है? 90 डिग्री एंगल पे है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ये A है, ये C है और ये D है। ऐसे में हमको ये मालूम है ये कितनी दे रखी है? √2। ये है 1,
तो ए डी फाइंड करनी है। क्या हम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में हमारे वहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करते हैं, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की जाएगी। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो हमको फाइंड करनी है। ये वाली जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, पी से डिनोट करेंगे। और ये वाला क्या हो गया, आपके बेस हो गया। ठीक है, तो करें अपन यहाँ पे वैल्यू जिसकी दे रखी है उसको नोट कर लो। बी की वैल्यू दे रखी है आपको बेस की, कितनी दे रखी है, √2। तो ये √2 का स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो बचा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 और 1 को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्या एच स्क्वायर, तो क्या हमको एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या एच की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए हमको, स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए। और जब कभी भी स्क्वायर हमको हटाना है, अब हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा तभी एच की वैल्यू आएगी। तो जब भी आप स्क्वायर हटाते हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो उस केस में जो राइट इक्वल की जो अदर साइड होती है उस पर हम क्या यूज़ करते हैं, रूट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, रूट, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट। तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आई बच्चों, √3, ये √3, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3। अब ये √3 भी आ गई, और हमको क्या करना है, √3 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रोकेट करना है। तो आप क्या करोगे, कंपास लोगे, कंपास की जो नीडल है उसको यहाँ पर रखोगे, पेंसिल को यहाँ पर रखोगे, ये आर्क लोगे, और इस आर्क को आप क्या करोगे, डॉट करते हुए, डॉट करते हुए यहाँ से ये ऐसे डॉट करते हुए आप यहाँ तक लेकर आओगे, और जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है वही उसकी वैल्यू होगी, क्या होगी, √3। और ये बच्चों यही इसका आंसर है। कर लोगे आप लोग, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो √2 का हमने कर लिया, √3 का कर लिया। अब इसी पे बेस एक और है जो आपके 1.2 एक्सरसाइज का ये है, शायद 4th को नंबर क्वेश्चन है, 4th है या 3 है, 3rd है। तो उसमें आपसे पूछ रखा है कि लोकेट √5, उसमें ये पूछा है कि √5 को आपको लोकेट करना है किस पे, यहाँ पर लोकेट √5 ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे बताऊँ, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप ट्राई करना। क्या करोगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर देना। इस पे ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये यहाँ तक करोगे। इधर भी चाहे नेगेटिव लिख लेना, 1 -1 -2 -3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने कहाँ तक ली थी, 1 तक ली थी, और इसमें आप क्या करोगे, 2 तक लोगे। कहाँ तक लोगे, 2 तक, ये 2 तक लेना, ये 2 तक। और इस पे क्या करना आप, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, ये 0 से 1 तक 2 तक ये लाइन लोगे आप, ये ठीक है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, ये 2 यूनिट होगी। अब आपको क्या करना है, इस 2 वाले पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कितनी यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट। कितनी यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट। अब आप क्या करो, इन दोनों लाइनों को मिला दो, ये मिला दी, तो ये आपका क्या हो गया, ए, ये बी और ये सी। ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है। ए बी एंड सी, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। अब आपको चाहिए क्या, हाइपोटेनस। तो यहीं तक मैं आपको करूँगा। अब आप वापस अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एच की वैल्यू फाइंड करना, और एच की वैल्यू जो आएगी वो यही वैल्यू आएगी, ये, और जो वैल्यू आती है फिर उसको आर्क लेना, और आर्क लेकर उसको काट कर देना। देखना क्या एच की वैल्यू √5 आती है क्या। अगर आपकी वैल्यू एच की √5 आती है, इट मीन्स आपने सही किया, और फिर यहाँ से आर्क बना देना, और यही आपका आंसर होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो आधा तो मैंने करवा दिया, अब आगे आपको सोल्व करना है। बाकी रही बात √3 का, √2 का मैंने पहले बता दिया, ये √3 का सॉल्यूशन है, तो आप इसको नोट कर लो, ये ठीक है, इसे सोल्व कर लो। और ये कौन सा एग्जाम्पल है, क्या लोकेट, एग्जाम्पल क्या है, लोकेट क्वेश्चन है,
लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन, ये आपका क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद में हम 1.2, अच्छा वो अभी जो क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आपको, वो 1.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन था, है ना, 3rd नंबर वाला, 3 नंबर वाला, जो आप ट्राई करना। अब 1.2 का मैं 1st नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसके अंदर आपसे पूछा गया ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो दे रखा है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए हम करके देखते हैं, कुछ आप करोगे कुछ मैं करवाऊँगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इज एवरी इरेशनल नंबर इज, अच्छा मैं डबल बार लिख दिया, कोई बात नहीं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्या? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा, बट मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि जो भी रियल नंबर होते हैं, ये देख लो कि जो रियल नंबर होते हैं ना, इसमें सब टाइप के नंबर आ जाते हैं। जितने भी टाइप के आपने नंबर पढ़े ना, वो सारे नंबर इस रियल नंबर के अंदर आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं? चाहे वो फिर नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल हो गया, इसके अलावा पढ़ने वाले होल नंबर हो गया, इंटीजर होंगे, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए। तो जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, ये 3rd वाला भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, इसको भी आप ट्राई करना, बता दिया मैंने। ठीक है, तो क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो गया क्या? ये इसमें पूछ रहा है, दिमाग लगाना, कर लोगे आप लोग। 2nd वाला मैं बताता हूँ, यानी ये 2 क्वेश्चन और आपके होमवर्क हो गए, अब तक 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2nd क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर लाइन है, तो ये कोई नंबर लाइन बना दी अपन, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, क्या वो √m की फॉर्म में होते हैं क्या? ये आपको बताना है, √m की फॉर्म में होते हैं क्या? जहाँ पे m की वैल्यू क्या बोल रहा है ये, कि आपको नेचुरल लेनी है। क्या लेनी है? नेचुरल। तो देखो, √m की फॉर्म में होने, क्या इस पर जो नंबर होते हैं √m की फॉर्म में होते हैं क्या? और जहाँ पे m नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप रूट लगाओ, ये रूट लिया मैंने। अब रूट में m क्या लेना? आपको नेचुरल नंबर लेना। नेचुरल नंबर ये ले लिया मैंने 4। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ठीक है भाई, 2 की वैल्यू तो आ रही है हमारी, इस पर आ रही है। अगर मैं √1 लेता हूँ, तो √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 1 भी आ रहा है, ये भी हमारा सही है। बट बच्चों, अगर मैं √7 लेता हूँ, तो क्या √7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट रूट है क्या? नहीं है। क्या √7 को हमने इस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है क्या? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है क्या? नहीं होता है। तो ध्यान रखो, ना √7 हो रहा है, ना √5 हो रहा है, ना ही √3 हो रहा है, ना √2 हो रहा है। क्या इसमें से कोई सा भी नंबर इस पर हो रहा है क्या? ना √11 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जबकि ये सारे क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर किनको बोलते हैं अपन? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये √1, ये √1 तो है, √11, √2, √3, ये √5, तो ये सारी वैल्यू क्या नंबर लाइन पे आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। तो इनको हम नंबर लाइन पे नहीं लिखते हैं। तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है आपका कम्प्लीटली क्या हो गया? कम्प्लीटली क्या? बिल्कुल फॉल्स हो गया आपके। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो आप चाहो तो इन दोनों क्वेश्चनों का नोट कर सकते हो। देखो बच्चों, इसके बाद में 1.2 का 2nd क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आता है, तो नहीं आता है तो मेरे लिए प्यारा है, क्योंकि मेरे को तो समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल इरेशनल? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं किसके? पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल होते हैं क्या? अगर वो होते हैं तो वो भी बताना रीजन। अगर नहीं होते, इफ़ नॉट गिव, अगर नहीं है वो तो बताइए, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, समझो, मैं समझाता हूँ। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक समझो। क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है क्या?
अब पॉजिटिव इंटीजर्स आपको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं हम। तो ध्यान रखो, जो इंटीजर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप के। एक तो टाइप होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। एक तो होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। अगर आप इसको नंबर लाइन पर सीखना चाहोगे तो देखो, नंबर लाइन पे मैंने बताया है, कई बार बताया कि यही हो गया। देखो बीच वाली वैल्यू क्या होती है? 0। 0 के इधर जाओगे तो सारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इन सबको देखो, 0 की इस साइड होती है ना, इन सबको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, और इधर जो होती है सारी नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। तो इनका जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इन सभी का जो स्क्वायर रूट होता है क्या वो इरेशनल होता है क्या? अब बात आती है कि इरेशनल किसको बोलते हैं, ये भी मैंने बताया है। नहीं तो देखो समझो, इरेशनल किसको बोलते हैं अपन? ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिस किसी को भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि वो ज़्यादातर रूट के अंदर वैल्यू होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर पाई की वैल्यू हो गई, या √5 की वैल्यू हो गई, या √7 की वैल्यू हो गई, ऐसे। ठीक है, जो ज़्यादातर जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो ज़्यादातर किसके अंदर आते हैं आपके? उनका रूट किस में आता है? इरेशनल में आता है। तो अब ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल है क्या? क्या हम उसको रेशनल नहीं बोल सकते हैं क्या? तो देखो, अगर 2 का रूट लूँ मैं, 2 का रूट, इसी की बात कर रहा है, अगर 2 का रूट लूँ तो सीधी बात है यार, ये तो इरेशनल है, इसको तो हम रेशनल बोल ही नहीं सकते हैं, इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे ना, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट के अंदर कई जगह इसकी वैल्यू चल ही रही होगी, कहीं एंड ही नहीं आ रहा होगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा अपन को। ऐसे √3 का है, तो √3 को भी क्या कर सकते हैं अपन? क्या इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब तक तो यह स्टेटमेंट आपका सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं √4 की बात करूँ तो क्या मैं √4 को, क्या ये √4 इरेशनल नंबर है क्या? नहीं है ये इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जो √4 होती है इसकी तो वैल्यू होती है, ये तो परफेक्ट रूट है, किसका है? ये 2। क्योंकि आपका अगर इस √4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी? 2। तो क्या 2 इरेशनल नंबर होता है क्या? इरेशनल नंबर होता है? नहीं होता है। ये कौन से, क्या इसको अपन इरेशनल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिस भी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो रेशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट रहा ये आपका रॉन्ग हो गया है। और भी एग्जांपल इसके, जैसे √1 ही है, √1 ये पॉजिटिव इंटीजर से अगर आप इसका निकालते हो वैल्यू तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो क्या 1 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही बात करूँ 9, अगर आगे और चले 9, √9, क्या √9 इरेशनल होता है या रेशनल होता है? रेशनल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3, और 3 को 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म है, और P/Q इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग हुआ। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया इफ़ नॉट, यानी इन्होंने पहले ही बता दिया कि क्या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो अब आपको सही एग्जाम्पल बताना है जिनका क्या हो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो आपको ऐसे स्क्वायर रूट नंबर बताने हैं जिनके वैल्यू क्या हुई हो? पॉजिटिव आ रही हो, रेशनल आ रही हो। तो ये रेशनल के अपने एग्जाम्पल बता ही दिए, कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल? √1 हो जाएगा, √4, √9, यानी जिसके भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, √16 ये चलता रहेगा आपके। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो बच्चों ये तो हुए एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। एक तो आप ये लिख लेना, चाहे तो आप इनको कॉमा लगा के लिख लेना, और इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर 9। 9 क्यों है इसका रीज़न ये बता दिया हमने, ठीक है, और ये एग्जाम्पल हमने बता दिया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब ये जो बच्चों 1.2 एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में मैं आपको 2 वैल्यू देता हूँ, उसमें आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करके अगर हम उसमें देखते हैं, जैसे कि एक वैल्यू है 7/8,
एक वैल्यू है 7/8 और एक वैल्यू है 1/3। आपको 7 में 8 से डिवाइड करना है और 1 में 3 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे, चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर अलग से करते हो, जैसे ये अलग से मैंने किया जो आप करते आ रहे हो ट्रेडिशनली, तो ये अगर 7 में अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, नहीं जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले पॉइंट लगाओगे, ये पॉइंट लगा दिया। जैसे यहाँ पॉइंट लगाया तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, 0 लगा सकते हो। 70 तो 8 में 70 में कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम नहीं, 6 टाइम नहीं सॉरी 8 टाइम। 8 टाइम 8 8 64, ये 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचे, 6 में जा रहा है नहीं, तो आप यहाँ पे 0 यूज़ कर सकते हो। अब कितने टाइम जा रहा है, 8 7 जा 56। तो आप इसे अगेन सब्ट्रैक्ट करो, 4 रिमाइंडर, 4 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 0 लगा लो। अब कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम, तो ये 5 टाइम। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, 0 आ गया। तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। क्या आ रहा है बच्चों, 0। ठीक है, ये रिमाइंडर हमारा आया 0। तो अब हमारा टोटल कितने टाइम गया डिवाइड, 0.875। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.875। जब आप 7 में 8 से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आती है। ऐसे अगर आप 1 में 3 से डिवाइड करते हो, तो मैं अगर यहाँ पर करता हूँ 1 में अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, 1 में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगाया, ये 0। अब जा रहा है 3 टाइम, ये 3 टाइम, तो 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट करो 1 में नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, कितने टाइम, 3 टाइम, 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट करो 1, वापस नहीं जा रहा, 0, 3 3 जा 9। तो क्या इसका एंड आएगा, क्या चलता रहेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास में, 1। ठीक है, तो अब इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्या आपको भाग देना सिखा रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको 2 और टर्म है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, न्यू टर्म है। तो वो कौन सी टर्म है, देखो बच्चों, जब आपने 1 में 3 से डिवाइड किया तो इसका क्या आंसर आया, 0.333। क्या यहीं तक है, क्या आगे और चलता रहेगा। और जब आपने 7 में 8 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 0.875। तो इसके आगे और वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही। इसमें रिमाइंडर कितना आया, 0। यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगर रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर आया हमारे पास में 0, ये 0। ठीक है, और जबकि इसमें कितना आ रहा है रिमाइंडर, 1। तो बच्चों ध्यान रखो, जब कभी भी आप किसी भी वैल्यू में डिवाइड करते हो और डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 आता है और कहीं ना कहीं एक एंड पे जाकर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे यहाँ पे स्टॉप हो गई, इसके आगे हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ऐसे टाइप की जो वैल्यू होती है, ऐसे टाइप के जो नंबर होते हैं, उनको बोला जाता है बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से नंबर बोला जाएगा, टर्मिनेटिंग। न्यू वर्ड है टर्मिनेटिंग, इनको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग वर्ड नंबर बोला जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग। इसका जस्ट अपोजिट ऐसे नंबर जिसका कोई ना कोई रिमाइंडर आता हो और साथ ही साथ इनमें जब डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती हो उसकी वैल्यू पॉइंट के बाद में कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रही हो और कंटिन्यू चलती जा रही हो, अपन को मालूम ही नहीं है कि एंड कहाँ पर आएगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ऐसी वैल्यू जो स्टॉप नहीं होती है उसके आंसर में, और अगर वो कंटिन्यू चलती रहती है इसके बाद भी, तो ऐसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, आपको इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर ये जो 0 के बाद में, पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहे हैं, अगर ये नंबर क्या होते हैं एक टाइम में अगर वापस रिपीट हो रहे हैं, सेम एज इट इज अगर रिपीट होते हैं, तो उसके लिए 1 और टर्म यूज की जाती है बच्चों, और उसको बोला जाता है रिक्यूरिंग। क्या बोला जाएगा, रिक्यूरिंग। यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। तो किसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, किसको बोलते हो, टर्मिनेटिंग का अर्थ ही क्या होता है, टर्मिनेट कर जाना, यानी कि ख़त्म हो जाना, वहीं पे स्टॉप हो जाना, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो टर्मिनेटिंग ये हो गए आपके कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जाकर एंड हो गए। अगर कहीं पे भी एंड हो रहे तो वो टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, तो यहाँ पे एंड हो गया। अगर कहीं पे एंड नहीं होते, वो कंटिन्यू आगे लगातार चल रहे होते हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वही नंबर अगर अगेन अगर रिपीट होता जा रहा वापस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। इसके और एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे ये रहा, अगर मैं देखो इसके टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग के एक और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे ये रहे,
0.357, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, क्योंकि एंड आ गया। और ले लो जैसे कि 3.76593, एंड आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया। बट बात करो नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में 0.575757 चलता जाएगा। तो ये कौन से नंबर हुए? नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिक्योरिंग है या नहीं है, तो देखो क्या सेम नंबर अगेन रिपीट हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? देखो इधर 57, अगेन 57, अगेन 57। तो ऐसे अगर नंबर, चाहे वो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा हो, चाहे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, चाहे 3 हो रहे हैं, चाहे 4 हो रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर। एक और एग्जांपल ले लो, 0.37215372215। तो देखो ये कौन से नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, कहीं एंड नहीं है इसका। क्या रिक्यूरिंग है क्या? यस है। कैसे? 37215, 37215, 37215। देखो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ब्लॉक वापस रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और अगर आपको कोई रेशनल नंबर दे दे, जैसे ये रेशनल नंबर दे दिया, क्वेश्चन है आपके 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये कहा गया कि आपको कोई एक रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपके लिए एक नया और टर्म आ रहा है, डेसिमल एक्सपांसन। क्या आएगा? डेसिमल एक्सपांसन। तो डेसिमल एक्सपांसन किसको बोलते हैं? कि आपके पास में जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किनको बोलेंगे? जो किस फॉर्म में होंगे? P/Q की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। जैसे 7/8। अब कह रहे हैं कि इस 7/8 को आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 7 में 8 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आ रही है? 0.875, 0.875, और यही आपका आंसर हो गया। डेसिमल की फॉर्म में आपने लिख दिया ना, ये आपका आंसर हो गया। और साथ में आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो बता सकते हो कौन सी टाइप के? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका 1 एंड हो गया। तो देखो अब ऐसे टाइप के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, ये यहाँ से ये वाला नोट कर लेना ना। इसको डिवाइड को भी करना चाहोगे क्या? चलो कर लेना, ध्यान रहे। तो ये वाला पूरा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 के हम फर्स्ट ही क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी इसी के बचे हुए क्वेश्चन कुल कितने हैं? 6 क्वेश्चन हैं, जो कि 6 में से 2 में करवा रहा हूँ। इट मीन्स 4 क्वेश्चन और बचेंगे जो आपको ट्राई करना है। तो आप सॉल्यूशन मुझे सेंड करना, ठीक है। तो 36/100। तो अगर अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। आपको इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल यानी कि पॉइंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। और साथ में ये भी बताना है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज। तो किस टाइप का, यहाँ पर सॉरी डेसिमल एक्सपांसन भी हो रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच है, ये किस टाइप का डेसिमल है? ये क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, ये आपको बताना है। तो चलिए लेट्स सी। अब इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। या तो मैं ये करूँ कि भाई 36 में क्या करूँ? 100 से डिवाइड करूँ। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट नीचे जितने जीरो है उसको ऊपर उतनी डिजिट पहले मैं पॉइंट लगा दूँ। ये पॉइंट, ये हो गया हमारा। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.36। अब बताओ, ये तो हमने बता दिया डेसिमल में अपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये बताना ये क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप खुद दिमाग लगो, मैंने बताया अगर एंड आता है तो वो कौन सा हो जाता है? टर्मिनेटिंग। तो ये किस टाइप का है बच्चों? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड, इसको ट्राई करते हैं। कैसे? ये मिक्स्ड नंबर है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33/8। क्या ये डेसिमल एक्सपांसन हो गया क्या? नहीं, अभी हमको इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे या तो आप वैसे करो, 33 में 8 से डिवाइड करो, तो करके देख लेना। नहीं तो अपन ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कितने टाइम जा रहा है देखो, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1। क्या 1 में जाता है कि नहीं जाता? तो अपन 0 लेंगे, पॉइंट लगा दिया मैंने, तो 1 के साथ में 0 हो गया। 10, 8 में 10 से डिवाइड होता है 1 टाइम होता है, 1 टाइम। बच्चे कितने? 2। क्या 2 में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो 0 लगा लो। कितने हो जाएंगे? 20। क्या 20 में होता है क्या? नहीं होता है, 2 टाइम जाएगा। 8 2 जा 16। कितने बच्चे? 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 0 और लगा लो 4 के।
तो अब 40 हो जाएंगे तो 40 में जाता है, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी 4.125। आप ऐसे भी करके देखना तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो ये हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया और यही आपका आंसर हुआ। अब बाकी बच्चे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे सॉल्यूशन सेंड, मतलब आप क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 4 क्वेश्चन तो इसके हो गए और 3 क्वेश्चन इसके पहले वाले एक्सरसाइज के। तो 7 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, बहुत छोटे छोटे। इसमें 2-3 तो आपके टू क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स के, एक क्वेश्चन मैंने ही करवा दिया। और ये आपके कितनी देर में होंगे? तो कितने ईजी क्वेश्चन, आसान, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन करने में। तो वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।